नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और यह वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। जिस तूफान के शाम 4 बजे तट से टकराने की भविष्यवाणी की गई थी, अब कहा जा रहा है कि देर शाम वो टकरा सकता है गुजरात के तटों से। जाहिर है जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड भी कम हो रही है और उसे लेकर खौफ में भी कमी देखी जा रही है। लेकिन तूफान तो तूफान है, उसकी 100 की रफ्तार भी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए काफी है। यही वजह है कि प्रशासन अलर्ट मोड में है। आज तूफान से युद्ध की तैयारियों पर करेंगे बात और इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब तूफान अपनी पूरी रफ्तार से गुजरेगा तो कौन कौन सी चुनौतियां होंगी जिनका सामना एजेंसियों को करना पड़ेगा। और मसला केवल तूफान के टकराने और उसके गुजरने तक का नहीं है, तूफान के जाने के बाद के जो हालात हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा, उस समय कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे, उनकी क्या तैयारी है, इस पर भी विस्तार से बात होगी। साथ ही साथ हम अपने संवाददाताओं से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी हासिल करेंगे, यानी कि जमीन पर हालात क्या हैं, वहां पर क्या स्थिति है, ये अपने संवाददाताओं से जानेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा तूफान से जुड़ी तैयारियों और उसके बाद की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हवाओं की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, इंसानी हौसले के आगे देर सवेर पस पड़ ही जाती है। जिस रफ्तार से बिपरजॉय ने समंदर से रफ्तार भरी थी, तट तक पहुंचते पहुंचते उसकी रफ्तार कम हो गई है। हालांकि समंदर में लहरों का शोर बरकरार है और तूफानी हवाओं ने जमीन को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। जानकारों की माने तो और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो रफ्तार तो इतनी ही रहेगी और जब वो टकराएगा, क्योंकि लैंडफॉल जो उसका होना है, चक्रवात की जो आंख है वो उसकी लैंडफॉल पॉइंट कहा जाता है और वो लैंडफॉल पॉइंट जो है वो जखाव का इलाका है। जखाव के इलाके में ये जो लैंडफॉल होगा चक्रवात का, उस वक्त करीब ये वक्त है, करीब 2 घंटे का ये वक्त लेगा। जब 2 घंटे तक ये चक्रवात पूरी तरीके से वहां पे तबाही मचा सकता है, तो इसीलिए ये सारे प्रिकॉशन जो है वो फिलहाल लिए गए हैं। यहाँ तक कि जो मौसम वैज्ञानिक है उनका भी यही कहना है कि भले ही चक्रवात की गति जो है वो समुद्र के अंदर थोड़ी सी स्लो हो गई है, लेकिन जब लैंडफॉल होगा तो अब उसका जो विंड स्पीड है वो कम से कम 130 से लेकर 150 के आसपास की हवा की रफ्तार होगी, जो बेहद खतरनाक हो सकती है। तूफान गुजरने और गुजर जाने के बीच का वक्त काफी अहम है। गुजरात से लेकर राजस्थान तक एक एक जिंदगी को तूफान का सामना करना है। प्रशासन की अग्नि परीक्षा भी इन्हीं 3-4 घंटों में होनी है। पेड़ों से लेकर बिजली के खंभों तक को तूफान के आगे टिकना है। नजरें उन बादलों पर भी हैं जो हवाओं के साथ जमीन पर मुसीबत बनकर टूटने पर आमादा हैं। यह अरब सागर से उठा हुआ तूफान जब टकराएगा कराची और सौराष्ट्र के आसपास के तटों में, तब भी इसकी स्थिति सीवियर साइक्लोन की होगी। यही वजह है कि तटीय इलाकों में काफी ज्यादा बंदोबस्त किए गए हैं ताकि इसका जो डैमेज हो वह न हो पाए और तमाम जो सरकारें हैं वह, चाहे वो गुजरात सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, अपने तरीके से अलग अलग से लगी हुई है। लेकिन मौसम विभाग ये कहता है कि चूंकि ये सीवियर साइक्लोन है, लिहाजा इसमें काफी ज्यादा सतर्कता और सावधानी की जरूरत है। तूफान चुनौती बनकर सामने है, लेकिन असली चुनौती तूफान के गुजर जाने के बाद की है, क्योंकि तैयारी कितनी भी मुकम्मल हो, तूफान अपने पीछे अपने निशान छोड़ ही जाता है। ऐसे में प्रशासन मुस्तैद है और एनडीआरएफ से लेकर राहत में जुटी तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ये क्रीक है, दरिया का पानी यहाँ से होकर गुजरता है, यहाँ नाव खड़ी होती है और यहाँ काफी कुछ देखने के लिए होता है। लेकिन अब यहाँ सब कुछ इनविजिबल है और ऊपर से पानी जो है इस क्रीक में, इसका करंट है वो बहुत ज्यादा है। 5-10 मिनट पहले ही ये शुरू हुआ और ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दे दिया, लोग खड़े और पूरी ताकत से कोई आपको धकेल रहा है। तूफान की तबाही जमीन पर असर न छोड़े, इसके लिए साइक्लोन मैपिंग की जा चुकी है।
ये तूफान किस इलाके में क्या असर छोड़ सकता है, इसका पूरा हिसाब किताब रखा जा रहा है। यही नहीं, इस बात का भी अंदाजा लगा लिया गया है कि अगर तूफान के साथ बाढ़ आई तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यही नहीं, जो इमारतें खतरनाक हैं उन्हें तोड़ा जा चुका है या वहां से लोगों को हटाया जा चुका है। डूब क्षेत्र से भी लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा चुका है। तटों पर पहुंचते ही तूफान की रफ्तार रोकी जा सके, इसके लिए मजबूत इंजीनियर्ड ढांचे बनाए गए हैं ताकि तूफान से महत्वपूर्ण चीजों को बचाया जा सके। जो पेड़ तूफान में हादसे की वजह बन चुके हैं उन्हें भी काटा गया है। खंभों और तमाम टावर्स को मजबूत रस्सियों से बांधा गया है। देखिए, अभी जो 0 to 5 और 5 to 10 किलोमीटर्स के बीच का जो हमारे विलेजेस हैं और जो लो लाइंग विलेजेस हैं जहाँ पर पानी बरसने के बाद जल का भराव हो जाता है, उन्हीं के लोगों को ला करके हमने ट्राई किया है कि हम उनको शिफ्ट करके शेल्टर हाउसेस में रखें जहाँ पर वो सेफ रहें। तो ऐसे जो कुल गांव हैं वो 260 और 136 के आसपास, लगभग 350-400 गांव ऐसे हैं और उनमें जो 1 लाख के आसपास लोगों को हमने माइग्रेट किया है और माइग्रेट करके शेल्टर हाउसेज में सुरक्षित रख दिया है। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ की भी काफ़ी गिर फॉरेस्ट पड़ता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पड़ती हैं, उसमें जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए भी रेस्क्यू टीम्स बनाई हैं। साइक्लोन शेल्टर लोगों को पनाह देने के लिए तैयार हैं। निचले इलाकों में बाढ़ आने की स्थिति में मदद के लिए गोताखोरों और तैराकों की टीम तैयार है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अलर्ट मोड में है। सबसे खास बात यह है कि सेना के साथ नौसेना, कोस्ट गार्ड और अर्धसैनिक बल एक्टिव मोड में है। जाहिर है, तूफान के बीच हमारी सुरक्षा का ये वो चक्रव्यूह है जो भरोसा देता है कि तूफान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जिंदगी बचाना हमें बखूबी आता है। मांडवी से आशुतोष और गोपी खांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बिपरजॉय के दायरे में आने वाले तमाम इलाकों में जिंदगी बचाने का बड़ा मिशन चल रहा है। तैयारी ऐसी है कि किसी भी हालात से निपटा जा सके। एनडीआरएफ की 19 टीमें तैनात हैं। कई टीमों को रिजर्व रखा गया है। एयरफोर्स, नेवी, सेना, कोस्ट गार्ड सब मुस्तैद हैं और तमाम तैयारियां इसके लिए कर ली गई हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है, इवैक्यूएट किया गया है सुरक्षित स्थानों में। जो जीव जंतु हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर, उनके भी बचाने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। व्यापक स्तर पर तैयारियां। अब इंतजार इस बात का है कि तूफान टकराएगा कब। तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर एलएस राठौर साहब हैं जो कि फॉर्मर डीजी हैं आईएमडी यानी कि मौसम विभाग के। इसके अलावा ब्रिगेडियर डॉक्टर बीके खन्ना हमारे साथ हैं जो कि एडवाइजर रहे हैं एनडीएमए के। हमारे साथ राजू व्यास जी हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से। डॉक्टर राजू व्यास हमारे साथ तमाम हेल्थ इश्यूज पर बातचीत करेंगे विस्तार से। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा एलएस राठौर साहब का जो कि डीजी रहे हैं आईएमडी के। राठौर साहब, पहले टाइम दिया गया था कि 4 बजे के आसपास टकराएगा। अब जो कहा जा रहा है वो ये कि देर शाम तक ये टकरा सकता है उस इलाके में जिसको चिन्हित किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ये डिले तूफान में क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? अनंत जी, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जो टकराने की जो बात कही जाती है वो जो साइक्लोन का आई है वो जब तट पार करता है तब हम समझते हैं कि अब ये साइक्लोन तट को पार कर रहा है जी। लेकिन चूंकि चक्रवात का जो क्षेत्रफल है काफी बड़ा होता है और करीब 150-200 किलोमीटर का रेडियस होता है, यानी 200 किलो पहले तक उसकी दस्तक देना शुरू हो जाती है और वो अभी दस्तक ऑलरेडी दे रहा है जी। और जो समय की जहां तक बात है, अब ये तो एक प्राकृतिक सिस्टम है और उसमें ये रेल नहीं है कि उसी वक्त पहुंचे जब आपने निर्धारित किया था। 2-4 घंटे आगे पीछे होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये वैसे भी ये स्लो मूविंग सिस्टम है, पिछले 9 दिन से घूम रहा है। छोटा सा बेसिन है अरब सागर, उसमें काफी दिनों से ये भ्रमण कर रहा है और कभी बाएं दाएं, और इसका पूर्वानुमान भी चुनौतीपूर्ण मसला है, जिसे ठीक ही किया है इन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से पूर्वानुमान किया है। तो बहुत ज्यादा चिंता की उस बारे में जरूरत है। राठौर साहब, एक आम धारणा लोगों के बीच ये उठती है जब सुनते हैं कि समय थोड़ा सा डिले हो गया है। हालांकि आपने कहा कि ये बहुत स्वाभाविक होता है प्राकृतिक आपदाओं के समय की आगे पीछे टाइमिंग हो जाए, लेकिन लोगों के जहन में सवाल आता है कि शायद तूफान कमजोर पड़ रहा है। क्या इस डिले को तूफान की ताकत से जोड़कर देखा जाना चाहिए या फिर तूफान अपनी नेचुरल रफ्तार से ही आगे बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा? फिलहाल ये कमजोर तो जो जैसे ये तट पर आना शुरू होगा त्यों त्यों ये कमजोर होता है, क्योंकि उसमें घर्षण बढ़ जाता है पहली बात,
और दूसरी उसमें शुष्क हवाएं जो है जो पृथ्वी से आती है वो उसमें समाहित होने लगती है, तो ऐसे में कमजोर पड़ना तो स्वाभाविक है जी। और जितना समय अधिक लगेगा कमजोर उतना और ज्यादा होगा, तो अच्छी बात है। लेकिन अभी करीब 120-25 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा वहां होनी चाहिए, ऐसा रिपोर्टिंग भी है। और जो ये अग्रसर होगा त्यों त्यों हवाओं की गति में अवश्य कमी होनी चाहिए। हाँ, बारिश और स्टॉर्म सर्ज ये दोनों अलग विषय हैं, उनके कारक दूसरे हैं, तो वो बने रहेंगे। और जहां तक स्टॉर्म सर्ज का मसला है, चूंकि यहाँ पर कच्छ की खाड़ी भी है और छोटी मोटी क्रीक्स भी है, तो उनकी अपनी डायनेमिक्स होती है। और चूंकि समुद्र अंदर धकेला जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर चूंकि आगे पानी के फैलाव की जगह नहीं होती है, तो वहां पे अचानक पानी बढ़ सकता है, घट सकता है, उतार चढ़ाव ये थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। उसका भी आकलन पहले से किया जा चुका है। राठौर साहब, आपके पास हम लौटेंगे, बाकी मेहमानों से भी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच ग्राउंड जीरो से सिचुएशन को देखना भी जरूरी है और दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पारसदामा मुंबई से और ब्रजेश दोषी हमारे साथ जुड़े हैं द्वारका से। सबसे पहले हम ब्रजेश का ही रुख करेंगे। ब्रजेश, कहा जा रहा है कि जो टाइम था हिट करने का वो थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन राठौर साहब कह रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे होता रहता है, लेकिन ताकत हो सकता है थोड़ी सी कमजोर हो, उसका कमजोर पड़े थोड़ा सा तूफान, लेकिन अभी का जो सूरत हाल है वो क्या है? डिले होने का कोई इंपैक्ट ग्राउंड पर आप देख रहे हैं? देखिए, डिले होने का कोई इम्पैक्ट ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो विंड स्पीड है वो काफी बढ़ रही है। आपको इस विजुअल से अंदाजा आएगा कि कितनी हवाएं तेज चल रही है। जो स्पीड थी वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ये रिहायशी इलाका है जहाँ पे पेड़ और बिजली के खंभे जो हैं उनको लेके जो है वो जोखिम रहेगा, और इसी वजह से जो है पूरी तरह से गवर्नमेंट ने तैयारियां की थी और आज पूरा पावर सप्लाई द्वारका में बंद कर दिया गया है। अभी जो है वो पावर सप्लाई नहीं है। जितने भी लो लाइन एरियाज थे जो अफेक्ट होंगे साइक्लोन से, सभी जगहों पर पावर सप्लाई बंद कर दिया गया है। समंदर उफान पे है, काफी जो लहरें हैं उसमें भी बहुत ज्यादा करंट है, काफी ऊंची जो है लहरें उठ रही है। तो ये जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि अब 120 किलोमीटर से कम की दूरी है, तो ऐसे में जो स्थिति है वो स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो काफी तेज आ रही है। जी ब्रजेश, ये बताएं कि आप जहां पर इस समय मौजूद हैं वो इलाका तट से कितना दूर है? आपके पीछे हम कुछ कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, घर देख पा रहे हैं, बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं, कुछ गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं। क्या ये सभी बिल्डिंग्स को इवैक्यूएट करा लिया गया है, या इनकी मजबूती को देखते हुए ऐसे भी लोग हैं जिनको रहने की परमिशन दी गई है लेकिन एहतियात के साथ? देखिए, ये समंदर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। मैं मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि आपको विजुअल्स थोड़े दिखाएं कि एकदम समुद्र के नजदीक का ये इलाका है। ये रिहायशी इलाका है, पर यहाँ के जो ये सभी बिल्डिंग्स हैं उनकी मजबूती को देखते हुए खाली नहीं करवाया गया। अभी फिलहाल द्वारका के अंदर जो है जितने भी जो पावर सप्लाई था वो अभी बंद कर दिया गया, और लोगों जो निचले इलाके में थे सिर्फ उनको ही इवैक्यूएट करवा गया है, यानी कि कच्चे घरों में रहते लोगों को ही जो है वो स्थानांतरित किया गया है। बाकी सब लोगों को अपने घर में रहने की छूट दी है, पर उनको कहा गया है कि आप अपने घर में रहेंगे, घरों से बाहर नहीं निकलना है। 2 दिन तक आपको घरों से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ये साइक्लोन का जो इफेक्ट रहेगा, तूफान का जो इफेक्ट रहेगा वो काफी समय तक रहेगा, और हवाएं जो है इतनी तेजी से चलेंगी, तो ऐसे में किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। आज जो द्वारकाधीश मंदिर है उसको भी बंद रखा गया है, ताकि यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं वो ना पहुंचे, और उनको पहले से ही इसलिए आगाह किया गया था। जी ब्रजेश, आपने बताया कि पावर सप्लाई को एहतियातन बंद कर दिया गया है, बंद करना भी चाहिए क्योंकि कोई हादसा ना हो बिजली के करंट की वजह से, ये इसको देखते हुए कदम उठाया गया है। अब बात आती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है, क्या उस पर कोई इफेक्ट अभी देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी तक कम्युनिकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। नॉर्मल कम्युनिकेशन और जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं, बट जब लैंडफॉल होगा उसके बाद कह पाना मुश्किल है कि कितना नेटवर्क काम करेगा, क्योंकि जो स्पीड होगी वो 120 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, और तब कम्युनिकेशन के लिए जितने भी सेटअप्स लगाए गए नेटवर्क्स हैं, टावर्स हैं, जो वो कितने काम करेंगे वो कहना बहुत ही मुश्किल है। पर ये कहा जा रहा है कि ये पिछले 50 सालों का सबसे जो भयानक जो है चक्रवाती तूफान ये है, इसीलिए इसका कितना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पिछले 5 साल में ये चौथा बड़ा तूफान आया है, पर कोई भी गुजरात को हिट नहीं किया था।
देखिए ये पहली बार लैंड होने वाला है गुजरात में, तो इसकी भयानकता और जो है विनाशकता कितनी होगी अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। जी ब्रजेश, आपके पास हम लौटेंगे, हमारे साथ बने रहिए। हम सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां पर पारस दामा हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, पहले मुंबई भी तमाम आशंकाओं से घिरी हुई थी, लेकिन अब वार्निंग को वापस ले लिया गया है, यह खबर आई है। चेतावनी को वापस ले लिया गया है, लेकिन क्या बीचेस पर लोगों की, जो बीच है, जो समुद्र तट है, वहां पर लोगों की आवाजाही को शुरू कर दिया गया है? अनंत जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि मौसम विभाग द्वारा जो चेतावनी दी गई थी मुंबई महाराष्ट्र के लिए, वो चेतावनी को वापस ले लिया है। उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब मुंबई पे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले ही जो तूफान था वो मुंबई को क्रॉस करते हुए गुजरात जखौ की ओर बढ़ गया है। ऐसे में एहतियातन तौर पर अभी भी लोगों की जान को कोई हानि ना पहुंचे, उसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं। मुंबई के 6 चौपाटी हैं, 6 चौपाटियों पर लोगों की एंट्री जो है वो निषेध है। आप इस तरफ देख सकते हैं किस तरीके से मुंबई पुलिस ने अपने बैरिकेड्स यहां लगाए हैं, लोगों को बाहर रखा गया है, सेफ्टी वॉल है उसके बाहर के साइड रखा गया है, उनको यहां आने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं रोप से भी जो है इस पूरी जगह को बैरिकेड किया गया है। साथ ही साथ मुंबई पुलिस की टीम जो है वो लगातार यहां पेट्रोलिंग कर रही है कि कोई बिना पूछे अंदर घुस ना आए और कुछ हानि ना हो जाए। साथ ही साथ कोस्ट गार्ड हो या बाकी एजेंसीज हो, नेवी हो, उन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि अगर अचानक से कुछ होता है तो जल्दी से जल्दी रिएक्ट किया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। अभी के लिए सामाजिक जगह जैसे कि बीचेस हैं, चौपाटीज हैं, वहां पे लोगों की एंट्री को निषेध रखा गया है। लोग नहीं आ पा रहे हैं, लोगों को बाहर ही रखा जा रहा है, अंदर आने की मनाही कर रहे हैं। वहीं मैं आपको समुद्र के हाल दिखाता हूं। समुद्र में अभी बड़ी बड़ी लहरें नहीं उठ रही हैं। मुंबई जो है एकदम सामान्य दिख रहा है अभी के लिए हमें, कि बिल्कुल भी लहरें जो हैं वो ऊंची लहरें नहीं है। ये एकदम शांत समुद्र जो है वो आप देख पा रहे होंगे, मगर एहतियातन तौर पर बहुत सारी ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लिए गए हैं, जिससे यहाँ पे लोगों को कोई हानि ना पहुंचे। फिशरमैन कम्युनिटी है, उनको अभी भी दरिया में जाने की अनुमति नहीं है। जब तक साइक्लोन ठंडा नहीं पड़ेगा तब तक वो अंदर नहीं जा सकते। चौपाटीज बंद कर दी गई हैं, लगातार लोगों को बताया जा रहा है, अलर्ट मैसेजेस दिए जा रहे हैं, वेदर रिपोर्ट उनको बताई जा रही है। तो बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, NDRF हो या कोस्ट। बस पारस, ये संक्षेप में और बता दीजिए कि जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, चेतावनी वापस लेने के बावजूद जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, वो कब तक के लिए हैं? प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लिए जा रहे हैं वो जब तक ठंडा नहीं पड़ेगा, साइक्लोन जब तक हिट आउट नहीं करेगा, जब तक उसका लैंडफॉल नहीं होगा, तब तक के लिए चेतावनी दी गई है। क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि नेचुरल आपदाएं जो हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता। अभी के लिए वो गुजरात में हिट आउट कर रहा है, अगर कुछ होता है और फिर इस तरफ आने की आशंका बनती है या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पारस आपका जमीनी हालात हमें बताने के लिए। मुंबई के समुद्र तटों पर फिलहाल लोगों की आवाजाही को बंद रखा गया है, मनाही वहां पर लोगों की गई है, लेकिन चेतावनी वापस ले ली गई है। ब्रजेश का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो द्वारका का सूरत हाल हमें बता रहे थे ग्राउंड जीरो से। अब हम सीधे रुक करेंगे ब्रिगेडियर डॉक्टर बीके खन्ना का, जो कि एडवाइजर रहे हैं NDMA के। ब्रिगेडियर साहब, यहां पर यह समझना जरूरी है, एहतियातन लाइट काट दी गई है और कहा जा रहा है कि जब फॉल आउट होगा तूफान का, उस समय कम्युनिकेशन नेटवर्क पर भी इसका असर देखा जा सकता है, टावर्स पर असर देखा जा सकता है, मोबाइल्स हो सकता है काम करना उस समय बंद कर दें। तो ऐसे में क्योंकि आपके लिए सूचना, जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसकी बैकअप प्लानिंग क्या रहती है? आप लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं उस दौरान? ये जितने भी जो रिस्पॉन्स फोर्सेज वगैरह हैं, जैसे NDRF के हैं, SDR वगैरह के अंदर हैं, उनके पास में जो है एक मोबाइल दिया जाता है, जो कि इसके साथ में नॉर्मली इफेक्ट नहीं होता है। वो अपने अपनी कम्युनिकेशन के साथ में किया जाता है, चाहे वो जो है अपना मोबाइल पे हो या चाहे वो रेडियो सेट वगैरह हो, उसी से करते हैं, वो बैकअप करने के लिए होता है। तो वो कम्युनिकेशन के अंदर हमेशा रहते हैं। जब लैंडफॉल जब होगा, जब तक कि उसका ना केवल लैंडफॉल है, जबकि आई टच करती है लैंड को, उसके बाद में जब जो टेल हिट करती है, साइक्लोन की टेल हिट करती है, वो दूसरी डायरेक्शन से टेल हिट कर जा सकती है। क्योंकि जब पहला जो आई ने लैंडफॉल किया तो उसके बाद के अंदर 40-45 मिनट का एक किस्म से लल रहता है। लोग ये सोचते हैं कि शायद साइक्लोन खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ होता है। वो उसके बाद में जो है वो टेल आके जो है हिट करती है, वो उसी डायरेक्शन से आ सकती है या डिफरेंट डायरेक्शन से आ सकती है। तो वो जो है
उसके बाद के अंदर वो जब तक के आगे निकल नहीं जाता है, जब तक के ऑफिशियली नहीं अनाउंस किया जाता है कि अभी आप आ सकते हैं, तो वो चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ के अंदर है, सभी के सभी को अपने सेफ एरिया के अंदर ही रहना पड़ता है। और जैसे खत्म हो जाता है तो उसके बाद में उनका डिपेंड करता है कि क्या क्या उसके अंदर नुकसान हुआ है, उसके मुताबिक वो अपना काम शुरू करना शुरू करते हैं। तो जब भी साइक्लोन हिट कर रहा है तो उसके बाद में कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है, और ना ही कोई, मतलब मैं तो आपके जो न्यूज चैनल वाले हैं उनके जो आके वहाँ पर उनको भी थोड़ा सा बताइएगा कि अभी जैसे वो हिट करने से उससे पहले ये नजदीक नहीं जाएंगे तो वो नुकसान हो सकता है उनके लिए, तो थोड़ा दूर ही रहे जब तक जब वो हिट करता है। तो एमडीआर दोनों ये हर एक के लिए लागू है, तो किसी का ध्यान नहीं रखा ये कहाँ का, ये एनडीआरएफ का है या सीआरएफ का है या ये कम्युनिटी का है, ये न्यूज का है। जी ब्रिगेडियर साहब, आप खतरे के हिसाब से डेंजर जोन जो है निर्धारित करते हैं कि कौन सा इलाका ज्यादा खतरे की जद में है, कौन सा कम खतरे की जद में है। अब सवाल ये उठता है कि वहां पे मान लीजिए अचानक जरूरत पड़ती है हेल्प की, एनडीआरएफ की हेल्प की जरूरत पड़ती है, एसडीआरएफ की हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो ये वहां पर पहुंचना है, वहां पर जाना है, इस जगह जरूरत है, ये कम्युनिकेशन किस तरीके से स्थापित होता है? ये जो है हर एक जितना भी आपने जो है सेफ एरिया है, रिलीफ कैंप बोल सकते हैं, या आपका साइक्लोन शेल्टर वगैरह है, वो उनको साथ में वो सैटेलाइट फोन वगैरह दिए जाते हैं। ये सैटेलाइट फोन शेल्टर है, उसका कोई ये इफेक्ट नहीं करता है आपके अंदर, जैसे ना मोबाइल से है ना कोई लैंडलाइन से है, वो सैटेलाइट फोन से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और अगर जरूरत हो उस टाइम के अंदर ये है तो वैसे तो आमतौर पर देखा जाएगा कि वो चाहे वो सेफ एरिया हो या चाहे वो साइक्लोन का है जहाँ पर लोग वगैरह हैं, वहाँ पर वो मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी साथ साथ ही होती है, ताकि उनको एकदम से अगर इमरजेंसी हो तो एकदम से किया जाता है। और मैं इतनी दोबारा से करूँगा, जब भी साइक्लोन हिट कर रहा है और जब तक टेल हिट नहीं करती है उस टाइम के अंदर से किसी को भी बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस टाइम के अंदर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एरिया है। मैं आता हूं ब्रिगेडियर साहब आपके पास, हम डॉक्टर राजू व्यास का रुख करेंगे, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन होती है खासकर प्राकृतिक आपदाओं की, तो उसका संबंध, उसका इफेक्ट हमारी सेहत पर भी पड़ता है। सेहत के नजरिए से अगर देखा जाए तो हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, जो लोग उन इलाकों में रह रहे हैं जो कि खतरे के जोन में आते हैं, डॉक्टर साहब उनके लिहाज से, उनकी सेहत के लिहाज से, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स भी होंगे उनके अंदर, किसी को अस्थमा की बीमारी होगी, किसी को एलर्जिक कोई कंडीशन होगी, किसी को हार्ट की कोई कंडीशन होगी, किसी को बीपी की कोई कंडीशन होगी, किसी को हो सकता है लिवर की दिक्कत हो, किडनी की दिक्कत हो। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए कितना चैलेंजिंग ये दौर होता है और उसमें उनके लिए सावधानी क्या चाहिए? ये बहुत चैलेंजिंग जोन होता है कि स्पेशली जब ये साइक्लोन्स आते हैं तो उन कारणों से बहुत सारी बीमारियां होने का हमें डर रहता है, और उसी के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो उम्र दराज लोग हैं, कि जो उम्र में 50-60 साल से लोग हैं और जिनको कि कोई न कोई कोमॉर्बिड कंडीशन ऑलरेडी उपस्थित है, जैसे कि किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है, हार्ट की प्रॉब्लम है या और कोई डायबिटीज वगैरह है, उनको अपने उन इलाकों को तुरंत खाली करके बहुत दूर के इलाकों में चला जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होते हैं कि जो जिन दिनों में ये साइक्लोन हमारे स्टेट में आता है या हमारे एरिया में आता है, तो उन दिनों में एयर में जो है ह्यूमिडिटी का मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके कारण से क्या होता है कि जो हमारे को रेस्पिरेटरी इश्यूज जो हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। इसीलिए यह देखा गया है कि जो एरिया जहाँ पे कि रेगुलरली साइक्लोन्स आते हैं, स्पेशली जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया के आसपास या अफ्रीकन कंट्रीज में जहाँ पे कि साइक्लोन्स बहुत कॉमनली दिखाई देते हैं, उन एरियाज में भी ये देखा गया है कि जो लोग दूर दराज या बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनको दूर के इलाकों में रखा जाता है या शिफ्ट किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है उनके लिए, एक तो दवा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, दवाइयों का इस्तेमाल या दवाइयों का इन कैंप्स में जो है इकट्ठा करके रखना, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है। दूसरा ये होता है कि मोस्ट कॉमनली डिजीजेस इन दिनों में होती क्या है, ये होती है वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज ये होती है क्योंकि जो हमारा जो वाटर है, स्पेशली जो पीने का पानी होता है और जो हमारे समुद्र से पानी हमारे साथ आ रहा है, उसके कारण से कंटामिनेशन हो जाता है। उसके कारण से कॉमनली डिजीज हमारी इन्फेक्शन वाली होती है, जैसे कि डायरिया, कंजक्टिवाइटिस या ईएनटी के इन्फेक्शंस वगैरह वगैरह। तो उसके लिए सबसे वही जो नॉर्मल हम एक रूल अपनाते हैं कि एक तो जहां कहीं भी रहें वहां पे हम एक तो नेट का इस्तेमाल करें ताकि हमें मॉस्किटो बॉर्न जो डिजीजेस इन दिनों में देखने को मिलती है वो ना हो, पहली बात। दूसरी बात, जब कभी हम कोई चीज का इस्तेमाल करें, जैसे पानी पिए,
पानी भी पिए तो उसको उबाल कर पिए, या उसके अंदर जो है हम एक फिटकरी जो होती है नॉर्मली उपलब्ध होती है, उसको ऐसा हम कहते हैं कि 1/8 पार्ट जो है वो 1 गैलन के अंदर हम डाल दें और उसके 30 मिनट के बाद में हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉसिबल हो तो बॉटल का पानी भी पीना जो है वो भी ठीक रहता है, ताकि हमें वाटर बॉर्न डिजीज ना हो। उसके बाद में जो आती है तीसरी चीज ये होती है कि घर से हम लोगों को बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, और ड्राई फ्रूट्स अगर इन दिनों में पॉसिबल हो तो हमें स्टोर करके हमारे पास रखना चाहिए, ताकि क्या होता है कि अगर ये स्टॉर्म या साइक्लोन काफी दिनों तक हम लोगों को तकलीफ दे रहा है तो हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास में कि खाने की फूड की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, तो उसके लिए भी हमें एक खाने का ध्यान रखना है। खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को जो है वो साबुन पानी के जो भी चीजें उपलब्ध हो उससे हमें साफ करके ही खाना खाना चाहिए। हम सीधे रुख करेंगे डॉक्टर LS राठौर साहब का, जो कि DG रहे हैं मौसम विभाग के। राठौर साहब, मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जा रही है बिपरजॉय की, ट्रैक किया जा रहा है इसको, मिनट टू मिनट जानकारी दी जा रही है, तमाम एजेंसियों को उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। हम आपसे यह समझना चाहते हैं कि जब कोई वार्निंग इशू होती है तो उसका एक कलर सिस्टम होता है, कलर कोडिंग उसकी की जाती है, तो क्या सिचुएशन के हिसाब से ये कलर कोडिंग चेंज होती रहती है? जैसे कि अब कहा जा रहा है कि रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, थोड़ा डिले हुआ है, तो कलर कोडिंग चेंज की जाएगी या कलर कोडिंग सेम रहती है, बस मॉनिटरिंग के हिसाब से हम सूचनाएं आगे बढ़ाते रहते हैं? अनंत जी, ये जो चेतावनी के रंग हमने निर्धारित किए हैं जी, वो इस पर निर्भर करता है कि उसकी तीव्रता उसको उस आने वाले समय में कैसी रहेगी। तो ये समयबद्ध और क्षेत्रबद्ध होती है। जितने समय में जितने क्षेत्र के लिए जैसी परिस्थिति होती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोडिंग होती है उसको दिखाया जाता है, यानी कि डायनेमिक है, बदलती रहती है जी। अब जैसे शुरुआत में इस तूफान को लेकर कहा गया था कि इसकी रफ्तार जो है 155 से 165 प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि हवाएं जो है 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी जिस समय ये हिट करेगा उस दौरान। तो ये जो चेंज में, स्पीड में चेंज आया, इसकी ताकत में चेंज आया, तो क्या इसमें कलर कोडिंग चेंज होगी या वही सेम कलर कोडिंग रहेगी? नहीं, अभी तो कलर कोडिंग लगभग वैसी ही रहेगी, क्योंकि ये जो वायु की गति है, ये गति और उस 150 पथ पर की कोई विशेष उसका जो डैमेज पोटेंशियल है बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इसकी भी डैमेज पोटेंशियल की भी कैटेगरीज है। एक थ्रेशोल्ड के पश्चात अगर गति है तो फिर वो रेड ही रहना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ ये भी इंगित करना चाहूंगा कि अगर आप इस वक्त देखें तो ठेठ कराची से लेकर के और सोमनाथ तक पूरे बादल आच्छादित हैं, और इस पूरे क्षेत्र में जो चक्रवात जो है लगभग इसके ऊपर आसन्न होने को बिल्कुल आरूढ़ है। यानी तात्पर्य कहने का ये है कि ये ऑलरेडी जो तटीय क्षेत्रों के ऊपर दस्तक दे चुका है, और हमने जो मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि इसका जो केंद्र है वो जखाऊ पोर्ट जो है, बंदरगाह है, वहां आएगा, और उसमें अभी थोड़ी देरी है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है उसके आगे बढ़ने की, तो ये अभी से शुरू हो चुकी है। और जैसे ही ये तट पे आता है, जैसे मैंने पहले कहा कि घर्षण शुरू हो जाता है, और जितने अधिक समय ये तट के पास रहेगा और यहाँ से लेकर के जब तक ये जो आई है, सेंटर है चक्रवात का पहुंचेगा, तब तक काफी घर्षण बढ़ेगा। तो धीरे धीरे प्रत्येक घंटे में ये कमजोर होता जाएगा जी। अब ये आपसे समझना चाहेंगे राठौर साहब कि इसकी जो ड्यूरेशन है, हिट करने के बाद ड्यूरेशन, इंपैक्ट टाइम जो इसका है वो कितना रह सकता है? इसका भी अनुमान लग जाता है क्या पहले? जी अवश्य लग जाता है। हम अगर डैमेज पोटेंशियल के दृष्टिकोण से देखें तो, और चक्रवात के दृष्टिकोण से देखें तो, 3 प्रमुख कारक जो है चक्रवात से संबंधित वे हमें उसको ध्यान में रखना होता है। पहला तो जो समुद्र की स्थिति है, तो उसमें जो स्टॉर्म सर्ज होता है, और उस स्टॉर्म सर्ज से तटीय क्षेत्र में जो पानी आ जाता है वो अलग अलग क्षेत्रों में जो भूगोलिक स्थिति है, फिजियोग्राफी है, उसके अनुरूप होगा। अगर कहीं चट्टान बड़ी है तो वहां पानी अंदर नहीं आ सकता, अगर समतल मैदान है तो स्टॉर्म सर्ज काफी अंदर तक जो है इनंडेट हो जाता है। और उसी प्रकार का जो इन्होंने प्रबंधन भी किया है, आकलन किया कि कितने लोगों को इवैक्यूएट कराए। ठेठ तट पे भी आदमी बैठा है, लेकिन अगर वो ऊंचाई पे है, जैसा कि अभी इसमें दिख रहा है कि पहाड़ी है,
तो वहां पर आदमी को पानी से डरने की आवश्यकता नहीं, पानी वहां तक नहीं आएगा। मैं ब्रिगेडियर खन्ना का रुख यहां पर करना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब, अब ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि जो मजबूत स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हमने हमारे रिपोर्टर ने भी दिखाया, जो तटीय इलाका है द्वारका का, वहां पर जो मजबूत स्ट्रक्चर्स हैं, मकान हैं, उनमें लोगों को कहा गया कि वो रहें लेकिन घर के अंदर रहें। ऐसे में उनके लिए क्या एहतियात बरतने के लिए आप उनको सलाह देते हैं? कौन कौन से प्रिकॉशंस आप उनको बताते हैं कि वो क्या करें? उनके लिए प्रिकॉशंस तो ये है कि सबसे पहले उन्होंने क्या अपने जो दरवाजे हैं, अपने खिड़की हैं, रोशनदान वगैरह हैं, पूरी तरह से बंद किया है, आगे से उनको बोर्ड अप करवा दिया है। और अपने घर के अंदर भी, क्योंकि बिजली तो नहीं होगी रात के टाइम के अंदर, घर के अंदर क्या उनके पास में बैटरी वगैरह है, उसके साथ में जो है टॉर्च वगैरह एक या दो साथ में हैं या नहीं है, साथ ही साथ के अंदर है उनके पास में क्या ये ट्रांजिस्टर वगैरह है, जिससे कि पता लग जाए कि मतलब जो है क्या वो है, बताया जाएगा कि वो DDMA से या SDMA से कि मतलब जो चक्रवात कहाँ से आ गया है। साथ ही साथ के अंदर खाने का सामान भी 2 दिन के लिए आपके पास में होना चाहिए, जिसके अंदर पानी है, उसके अंदर जो है, और इसके साथ में किसी को कोई बीमारी वगैरह अगर है तो उसके लिए जो खासतौर पर जो दवाई आमतौर पर जो खाते हैं वो भी साथ करते होना चाहिए। यानी कि सेल्फ कंटेन 2 दिन के लिए उनको रखना चाहिए उस दिन के लिए, ताकि उनको और किसी की जरूरत ना पड़े। रेगुलर पावर सप्लाई को तो काट दिया गया है ब्रिगेडियर साहब, ये तो बताया कि द्वारका में रेगुलर पावर सप्लाई काट दी है जिससे कि कोई हादसा, कोई अप्रिय घटना ना हो। अब सवाल लोगों के जहन में ये उठेगा कि जो उनके घर में मान लीजिए कोई जनसेट है या पावर बैकअप सिस्टम है, चाहे इन्वर्टर के थ्रू हो, क्या वो लाइट जला सकते हैं? वो क्या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको भी प्रिकॉशनरी बंद करना पड़ेगा? प्रिकॉशनरी करना पड़ेगा। उसके लिए अपने साथ के अंदर जो उनके साथ में जैसे मैंने बताया कि उनके साथ बैटरी वगैरह है, उसके साथ में कम से कम मतलब जो है उसका लाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो इवन जो है दूसरे वाला भी और कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अपने पास में आपको टॉर्च, अच्छी सी टॉर्च वगैरह होनी चाहिए, और साथ ही साथ से बैटरी वगैरह। आपको जरूरत कभी पड़ती है, जब आपको मतलब जो है ये नहीं कि सारा रात को जला के रखना है, जब भी आपको जरूरत पड़ती है उस समय लगा के अपना खाना बनाइए और तय करने का। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अभी तो कि रात होने वाली है, इतनी डिले करेंगे रात के अंदर, रिस्पॉन्डर वालों को उनको उतनी प्रॉब्लम होगी। आप देखिएगा कि रात के टाइम के अंदर उनको इतने ज्यादा पता नहीं लगेगा कि क्या है, तो इसलिए अगर दिन के टाइम के अंदर अगर जो है लैंडफॉल होता है तो सारा दिन उनके पास में रहता था। अब ये जिस समय फॉल आउट टाइम होगा, जिस समय फॉल आउट होगा, इसका लैंडफॉल होगा, तो उस समय क्या गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गैस का बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके साथ में कहीं भी कोई चिंगारी अगर आ गई तो साथ में आग लगने का खतरा रहता है, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चिंगारी किसी चीज से रगड़ करने से भी आती, जुड़ने के माचे से आएगी, रगड़ करने से आते, बिल्कुल नहीं गैस का इस्तेमाल। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर बताई है, क्योंकि आमतौर पर लोग अपने खाना गर्म करने के लिए या फिर खाना पकाने के लिए गैस का इस्तेमाल करने की अगर सोच रहे हैं, तो जो टकराने का समय है उस समय में इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी पावर बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करना है। ये ब्रिगेडियर साहब ने हिदायत दी है। यहां पर सीधे हम राजू जी का यहां पर रुख करना चाहेंगे। राजू जी, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई मेडिकल कंडीशन उत्पन्न होती है, फॉर एग्जांपल कोई हार्ट पेशेंट है, कोई बीपी पेशेंट है, अब बाहर नहीं निकल सकते, अगर कोई मदद नहीं आ रही है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि जिन लोगों को भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, उन्हें अपनी दवाई इस दौरान स्टोर करके रखनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वैसे तो हवादार स्पेस हो नहीं सकती मेरे अनुसार, क्योंकि सारे खिड़की दरवाजे वगैरह वगैरह बंद कर दिए जाते हैं या करने चाहिए। और ये होता है, इसमें ये भी है कि इसी के कारण से जो है अपन ने देखा है, या हम वेस्टर्न वर्ल्ड में भी देखते हैं कि इन समय के बीतने के बाद ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रोनिक डिजीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जी डॉक्टर व्यास, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की मेरे पास कमी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, आपने भी बताई, ब्रिगेडियर साहब आपने भी बताई, और डीजी साहब आपने भी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलते चलते एक शानदार खबर आपको बता देते हैं। खबर यह है कि भारतीय सेना को सशक्त करने वाली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से हंटर किलर प्रीडेटर ड्रोन खरीद की डील को मंजूरी दे दी है। जल्द ही
कैबिनेट से भी इस डील को हरी झंडी दे दी जाएगी। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर इस सौदे पर मुहर लग सकती है। आपको बताएं कि आतंकवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन है या फिर देश की रक्षा से जुड़े जो ऑपरेशन है, उसमें ये ड्रोन अहम भूमिका निभा सकते हैं। तालिबान और आईएसआई जैसे आतंकी संगठनों से लड़ने के लिए अमेरिका के सबसे कारगर हथियार रहे हैं ये ड्रोन। ये ड्रोन बेहद सटीक रूप से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। तो पीएम के अमेरिकी दौरे पर इस सौदे को लेकर मुहर लग सकती है।